अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी एम्बेसडर जे के त्रिपाठी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, मेहरबानी। सर आज हम आपसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। एक तो अमेरिका की नई गवर्नमेंट जो आई है या नए प्रेसिडेंट जो आए हैं उनके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन एक सर एक खौफ सा है पाकिस्तान के अंदर भी, कह लीजिए थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि बाकी कंट्रीज में भी, चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो या इवन रशिया और इस तरह की कई कंट्रीज को देखने में ये आया है कि अमेरिका जो है वो काफ़ी अपने एक तरह से प्रेशराइज करता है और फिर सैंक्शंस लगाने की भी बात की जाती है कि जैसे हमने कह दिया जी मिसाइल क्यों बना लिया, सैंक्शन लगा देंगे, ईरान पे सैंक्शन हैं और इसी तरह की अभी रशिया के ऊपर भी सैंक्शन की बात की जा रही है। आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो ये सब कुछ कर सकता है, सैंक्शन लगा सकता है और उससे ये कंट्रीज जो है इनको क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अमेरिका में ये कुव्वत है कि वो ये सब कर सकेगा, सारे सैंक्शन लगा सकेगा। क्योंकि देखिए 6,000 से ज़्यादा सैंक्शन करे, अब तो तकरीबन 7,000 के करीब सैंक्शन अमेरिका ने रूस के खिलाफ लगाए हैं, लेकिन रूस की इकॉनमी इसके बरखिलाफ बढ़ी है। पिछले 2 साल में रूस की जीडीपी बढ़ी है। अमेरिका की हर चंद कोशिश के बाद कामयाब नहीं हुआ अमेरिका इसमें। और अमेरिका ने देखिए नॉर्थ कोरिया पे भी सैंक्शन लगाए, चीन पे भी सैंक्शन लगाए, ईरान पे भी सैंक्शन लगाए। कहीं इन सैंक्शंस का कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। और मुझे तो जाती तौर पे ये लगता है कि अभी जो ट्रंप की सरकार आई है, जब इन्होंने ओथ लेने के बाद अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच दी थी, विक्ट्री स्पीच दी थी, ओथ देने के पहले सॉरी विक्ट्री स्पीच दी थी, तो वो काफ़ी सीरियस, काफ़ी नपी तुली थी। मुझे बड़ी खुशी थी कि ये पुराने ट्रंप से बिल्कुल अलग है। लेकिन अब नहीं लगता कि बिल्कुल अलहदा, ये लगता है कि एक कदम और भी आगे चल के हैं, क्योंकि ट्रंप कुछ अब एक तरह से गुंडों वाली भाषा बोलने लगे हैं। तो ये मुझे बड़ा ताजुब होता है। एक बार वो कहते हैं कि साहब हम इसको एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पूरी तरह कायम करेंगे और सेंसरशिप नहीं चलेगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम टेररिज्म को नहीं सहेंगे। तो टेररिस्ट तो आपके यहाँ बैठे हुए, वो तो तमाम एंटी इंडिया और एंटी और कई कंट्री बात करते रहते हैं, उन पर आप कैसे लगाम लगाएंगे? फिर एक और वो कहते हैं, देखिए अभी चीन को उन्होंने विक्ट्री स्पीच में ही कहा, उसके बाद भी कहा कि चीन पे सैंक्शन लगाएंगे। आज का उनका बयान है, उसके ठीक पलट है। वो कह रहे हैं कि नहीं, चीन के साथ हम कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करेंगे, हम उसको कोई ऐसे टॉर्चर नहीं करेंगे। रूस के साथ देख लीजिए, अभी परसों उन्होंने कहा कि पुतिन के लिए अच्छा होगा कि वो जल्दी ही वॉर ख़त्म कर देंगे, नहीं तो उनको ऐसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे, ऐसे नतायज होंगे कि फिर मुश्किल हो जाएगी। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, पुतिन तो हमारे दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि पुतिन रूस के साथ जल्दी से जल्दी हम ये समझौता करें। और उधर पुतिन भी, वो जनाब भी कह रहे हैं कि भाई ये तो ट्रंप से तो ये 2020 में ट्रंप से तो ये विक्ट्री चुरा ली गई थी, ट्रंप जीतने के हकदार थे और अब ट्रंप आए हैं तो मुझे लगता है कि ट्रंप जरूर ही कुछ ऐसा करेंगे कि जल्दी ही वॉर ख़त्म हो। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, पुतिन ने बहुत बड़े चतुराई से ये कहा है। अभी कल बोलते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे, एक पर्ल जारूबिन नाम के एक पत्रकार ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि रशिया हैज नेवर टर्न डाउन द कॉन्ट्रैक्ट्स विद यूएसए। फिर उन्होंने कहा, आई हैव ऑलरेडी हैड बिजनेस लाइक स्ट्रिक्टली बिजनेस लाइक टॉक विद अमेरिका बट प्रैग्मेटिक कॉन्टैक्ट्स। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि चूंकि अमेरिका की डॉलर की पावर डिमिनिश हो रही है, इसलिए रूस के खिलाफ बैन लगाना और भी नुकसानदेह होगा अमेरिका को, क्योंकि बाकी सारे भी वो होंगे। और दूसरी चीज़ देखिए, जैसे अब उन्होंने कह दिया ब्रिक्स के खिलाफ बैन लगा देंगे, 100% हम वो कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे। ब्रिक्स की टोटल इकॉनमी जो, अब तो ब्रिक्स में माशाल्लाह 11 वो हो गए हैं, मुमालिक हो गए हैं। तो ब्रिक्स की इकॉनमी जो है, ब्रिक्स की टोटल इकॉनमी अभी 28 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। मतलब अमेरिका की इकॉनमी से ज़्यादा है ब्रिक्स की इकोनॉमी अभी। तो
अब ऐसी हालत में वो सैंक्शन लगा के कितना कुछ हासिल कर पाएंगे। और ब्रिक्स और अमेरिका के बीच में जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो होता है करीब देखिए 960 बिलियन डॉलर का, जिसमें से 600 बिलियन डॉलर तो 610 बिलियन डॉलर तो अमेरिका मंगाता है, और बाकी जो है वो अमेरिका भेजता है। तो अमेरिका के खिलाफ है वो, अमेरिका के फेवर में नहीं है वो। तो इस हिसाब से तो देखें आप, तो मतलब ट्रंप लगा के क्या पाएंगे? अगर वो ये कहते हैं कि जी हम टैरिफ लगा देंगे, आपके यहाँ से आने वाले सामान, जो आपके यहाँ से आने वाली जो अशिया हैं उन पे 100% 100% लगा दिया जाएगा टैरिफ। उससे क्या होगा कि देखिए जो ममालिक भेज रहे हैं उनको तो मुश्किल होगी, क्योंकि उनको भेजना कम हो जाएगा, उनका सामान कम बिक्री होगी। और वहाँ अमेरिका में अभी ऐसे हालात नहीं हैं। अमेरिका अपनी ज़रूरत का 70% सामान बाहर से मंगाता है। तो अब अमेरिका में अगर आप जब तक उतनी इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, जब तक आप सामान सस्ता नहीं करेंगे, तब तक लोगों को सामान नहीं मिलेगा। आप 100% लगा देंगे टैरिफ तो लोगों को सामान मिलना मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ भी महंगाई बढ़ जाएगी। प्लस अगर समझ लीजिए कि जैसे को तैसा किया जाए तो और सारे ममालिक अमेरिका के खिलाफ सैंक्शन लगा देंगे, तो ये ग्लोबलाइजेशन का सारा धरा रह जाएगा। ये फिर लोग एकदम सिमट के नेशनलाइजेशन की ओर आ जाएंगे, और फिर ये होगा कि आइसोलेशन हो जाएगा। और उसको कितना अमेरिका बर्दाश्त कर पाएगा? अमेरिका कहता है वो कहते हैं हमने सऊदी अरेबिया से कहा है कि तेल की कीमत घटाएं। अब सऊदी अरेबिया उनके कहने से ऐसे ही थोड़े घटा देगा कि तेल की कीमत, आप घटा नहीं रहे हो, सऊदी अरेबिया को कह रहे हो। तो ये मुश्किलातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा क्लैरिटी हो तो पता लगे कि ठीक है, आप इमिग्रेशन में कुछ कर सकते हैं, आप कर रहे हैं। आपने गल्फ का नाम गल्फ ऑफ मेक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो नहीं है। लेकिन आप जो ये टैरिफ की बात कर रहे हैं, जो रूस के साथ रिलेशन की बात कर रहे हैं, जो ब्रिक्स के साथ रिलेशन की बात कर रहे हैं, जो आपने पेरिस पैक्ट को धता बता दिया है, जो आपने ये कह दिया कि हम उससे WHO से हट रहे हैं, ये सब कहाँ ले जाएगा आपको? ये बहुत बहुत बड़ी मुश्किलात होने वाली है USA के लिए। लेकिन सर कनाडा को हम इसमें से नहीं निकाल सकते। कनाडा के लिए भी उन्होंने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं और उनको कह दिया कि ये तो गवर्नर है, या उन्होंने कहा कि ये अगर हमारी स्टेट बन सकती है, तो ये आपको क्या लग रहा है कनाडा से क्या रिप्लाई आएगा? नहीं, कनाडा ने तो कह दिया है, कनाडा ने तो साफ साफ कह दिया कि देखिए हम सॉवरेन स्टेट हैं, और ये कोई सवाल ही नहीं होता कि हम यूएस का 51st स्टेट बन जाएं, क्योंकि मगर सर इस तरह की बातें हमारे जैसे देशों में तो चलती हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम कह देते हैं कि वो गजवा हिंद कर देंगे, आप कह देते हैं अखंड भारत बना देंगे, लेकिन ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनके मुंह से ये बातें, मुझे लग रहा है मोदी जी से तो नहीं ज्यादा मिलना जुलना हो गया उनका। नहीं, मोदी जी से तो अभी मिलना जुलना नहीं हुआ है, काफी दिनों से नहीं हुआ है। लेकिन ये मोदी के कंपैरिजन में ये बहुत बहुत आगे है। इनकी यही प्रॉब्लम ये है कि ये कब क्या बोल जाएं कुछ ठिकाना नहीं। पिछली बार भी आपने देखा कि इनके कहे हुए को फिर इनका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो लिपापोती करता रहता था। तो अभी भी लगता है वही नौबत आ रही। अब आपको कनाडा के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में, पनामा के बारे में बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप कह रहे हैं कि पनामा को हमने दिया था, स्वेज कैनल, पनामा कैनल को हमने पनामा को दिया था और अब हम मुझसे वापस लेंगे, तो भाईजान अगर आप 130 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो चलिए 400 साल पीछे चला जाए, जहां आपने वहां रहने वाले रेड इंडियंस को हटा के गोरे आए थे, काबिज हुए थे अमेरिका में, आप भी हटिए वहां से। तो ये कहाँ तक आप जाएंगे? कहाँ बाउंड्री लाइन इसकी ड्रॉ करेंगे कि हिस्ट्री को कहाँ से कब से पलटना है, कब से नहीं पलटना है? और ग्रीनलैंड का पीएम कह रहा है कि ठीक हम बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके एक स्टेट बन जाएंगे, आप हमें ले लेंगे। वो सेम डेनमार्क की पीएम कह रही है। ये पता नहीं इनको क्या, कुछ वो ओलिगार्की में जो होता है ना कि पैसे के बल पे आप सब खरीद सकते हैं, शायद वो गलतफहमी इनको और एलन मस्क को हो रही है
कि पैसे हैं तो हम सब कुछ खरीद लेंगे, और वहाँ ये इनकी मुश्किलातें बढ़ने वाली मुझे तो डर लग रहा है कि कुछ दिन में अगर ऐसे ही हालत रही। सर हम तो हमेशा से ये सुनते आए थे कि अमेरिका में कोई भी गवर्नमेंट आए, जो भी नई गवर्नमेंट आती है, तब भी उनकी पॉलिसीज चेंज नहीं होती हैं। मतलब वो पाकिस्तान की तरह, अगर मैं एग्जांपल दूं, नहीं होती कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट की जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं अक्सर को रुकवा देती है और अपने कोई शुरू कर देती है। तो लेकिन अमेरिका के लिए ये बात नहीं कही जाती, कहते हैं उनकी पॉलिसीज वही रहती हैं। तो फिर ट्रम्प के आने से इतनी घबराहट क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बाइडेन की जो पॉलिसीज थी वो अब आगे नहीं चलेंगी? देखिए, अमेरिका की नहीं, किसी भी जमहूरियत में, देखिए फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं वो जनरली फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होती हैं, नेशनल इंटरेस्ट को ही कैटर करती हैं। और जमहूरियत में नेशनल इंटरेस्ट बदलते नहीं, डिक्टेटरशिप में बदल जाते हैं, क्योंकि डिक्टेटर का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे डेमोक्रेसी होने के बावजूद ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ रिपब्लिकन पार्टी माइनस ट्रम्प बहुत अच्छी पार्टी है, क्योंकि जो बाइडेन जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेकर के उनकी पार्टी सबसे आगे ये प्लैंक लिए रहती है, और भी कुछ चीज़ें हैं उस पर प्लैंक लिए रहती है। लेकिन रिपब्लिकन्स ट्रेडिशनल हैं, थोड़े से ज़्यादा सीजन है, लेकिन रिपब्लिकन माइनस ट्रम्प, अगर कोई और होता रिपब्लिकन का कैंडिडेट तो शायद रिपब्लिकन का ज़्यादा बेहतर होता। अब अभी तो हाल ये है कि डेमोक्रेट्स के बारे में तो हमें कम से कम पता तो है कि उनकी पॉलिसी क्या है। ट्रम्प के अंडर में रिपब्लिकन्स के बारे में हमें नहीं पता है कि ट्रम्प क्या करेंगे, कब आज कुछ कह देंगे, कल फिर उससे पलट के वापस आ जाएंगे, जैसे कि 3 दिन में उन्होंने कई बार दिखाया है। तो ये दिक्कत तो है, ये परेशानी है समझने में उनको। अब देखिए क्या करते हैं वो। सर हमेशा से तो यही इम्प्रेशन रहा है कि अमेरिका जो है वो अपने असलाह बेचने के लिए, अपने जो वेपन्स हैं उनको सेल करने के लिए हर जगह पे जो जंग होती है उसको वो चाहता है कि चलती रहे। ट्रम्प ने आने के बाद कहा कि सारी जंगों को रुकवा देंगे, तो सर इनके बिजनेस का क्या होगा? आपको लगता है ये ऐसा वाकई में करेंगे? बिजनेस तो ये करेंगे, क्योंकि देखिए यूएसए का 70% से ज़्यादा बिजनेस यहूदियों के हाथ में है, और सारे बड़े असलहों के बिजनेस जो कहते हैं वॉर इंडस्ट्री, वो इनके हाथ में है। उसको ये नहीं रुकवाएंगे। ये अभी अपना एक शौशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं यहाँ पर अमन कायम करने के लिए आया हूँ इस कुर्सी पर, और ये कि मैंने ये अमन कायम कर दिया, देखिए इजराइल हमास और इजराइल हिजबुल्लाह के बीच। हाँ, इसमें इनका काफ़ी हाथ है, क्योंकि ट्रम्प के आने से, जबकि जैसे बयानात आ रहे थे उसके आने से पहले ही नेतन्याहू और दूसरी ओर हिजबुल्लाह और हमास भी इस उसमें थे कि जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अब रूस के बीच में भी अगर आप जंग ख़त्म कराएंगे तो रूस ऐसे तो हथियार नहीं डाल देगा। रूस की अपनी शर्तें हैं, रूस ने कहा भी है। शर्तें यह है कि जो देखिए रूस ने जितनी ज़मीन कब्जा की हुई है यूक्रेन की, वो तो उसके दैट वाज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, वन ऑफ इट्स 4 ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि इसको यूक्रेन को नेटो का मेंबर न बनाया जाए, तो वो तो अब दूर दूर तक पॉसिबल नहीं लगता। तीसरा ऑब्जेक्टिव था डीमिलिटराइजेशन का, तो अब तो मिलिटराइजेशन ही नहीं है, यूक्रेन की हालत वैसे ही ख़राब है। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव तो उनको मिल गए। सिर्फ कुर्स्क का जो है इलाका, वो अभी भी कुछ इलाका यूक्रेनियों के पास है, वो शायद ये ले लें या न लें, या हो सकता है ज़ेपोरिज़िया के बदले में, उसके बदले में ज़ेपोरिज़िया ले लें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो पुतिन ये चाहते हैं कि रूस के खिलाफ जो सैंक्शंस हैं वो तुरंत हटाए जाएं, पुतिन के खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं वो तुरंत वो की जाए। नहीं तो क्या फ़ायदा होगा, आपने जंग वो करा दी, उसके बाद पुतिन को गिरफ्तार कर लीजिएगा। आपने जंग करा दी, फिर बंद करा दिया, और फिर रूस के खिलाफ सैंक्शन जारी रहे, तो वो तो हो नहीं पाएगा। और पुतिन ने देखिए सोच समझ के एक बहुत अच्छी चाल चली है। पुतिन ने कहा कि हाँ, हम नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ हम किसके साथ बात करें? लेजिटिमेट गवर्नमेंट यूक्रेन की होनी चाहिए। उसकी लेजिटिमेसी 1.5 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। उनके यहाँ इलेक्शंस ओवर ड्यू हो चुके हैं, 1.5 साल पहले होने थे, अभी तक नहीं हुए।
आप इलेक्शन कराइए, नई गवर्नमेंट लाइए, उसके साथ हम बात करेंगे। और नए, अब देखिए यही सोचा जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि इलेक्शन करवाया जाए अमेरिका के उसमें, और जेलेंस्की को एक तरह से दरकिनार कर दिया जाए, साइड लाइन कर दिया जाए, नई सरकार आए, वो बात करे, जेलेंस्की को कहीं एक सेफ एग्जिट दे दिया जाए, जैसे दुनिया भर के कई डिक्टेटर्स को दिया जाता रहा है। तो अब ये जंग तो ये कहा था इन्होंने 1 दिन में करा देंगे, 24 घंटे में, अब फिर उस पर 100 दिन पे आ गए हैं। 100 दिन पे उम्मीदन जंग खत्म हो जाएगी, मुझे भी उम्मीद है कि इतना लंबा वक्फा होता है, इसमें जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ये है कि हथियार तो ये तब भी वो करते रहेंगे ना, कहेंगे कि आप रूस से लेंगे या चीन से असलहे लेंगे तो हम आप पे संक्शन लगा देंगे, आपको असलहा हथियार लेना है तो हमसे लीजिए, तो ये तो करेंगे। लेकिन अब इस शख्स का कोई ठिकाना नहीं है कि कब ये बदल जाए, कब ये क्या कह दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर इसमें मैं आपसे लास्ट में जरूर पूछना चाहूंगी कि ईरान और अफगानिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप, इसलिए कि ईरान पे भी सैंक्शंस हैं और अफगानिस्तान से अपना असला वापस मांग रहे हैं तो वो दे नहीं रहे। वो अब आपको पता है अफगानी किस तरह के, अफगानिस्तान के लोग, तो वो तो नहीं दे रहे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। देखिए, क्या फ्यूचर है जी? सबसे पहले हम अफगानिस्तान पे ही आते हैं। अफगानी तो जैसा आपने कहा कि जैसे होते हैं, वो तो वापस देंगे नहीं, कोई भी नहीं देगा। किसी भी के हाथ और किसी भी ग्रुप के हाथ एक चीज लग जाती है तो वो क्यों उसको वापस देगा। और उनको डर किस चीज का है, ये निश्चित मान के चलिए कि अगर अफगान कहते हैं कि हाँ, अगर वो कहते हैं तालिबान के गवर्नमेंट कि हम असलहा नहीं वापस देंगे, तो वो तो साफ कहेंगे भाई आप नहीं, आपको लेना था तो ले जाते, आप क्यों छोड़ के गए। तो आपकी गलती है कि आप जाते जाते असलहा सारा छोड़ के भाग गए। अगर छोड़ के चले गए तो जो हमारी ज़मीन पे वो हमारा है। अगर आप छोड़ के गए तो ये सोच के गए होंगे कि हम छोड़ के जा रहे हैं, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर आप असलहा मांग रहे हैं तो हम नहीं देंगे, तो उसमें क्या करेंगे। ट्रंप लड़ाई नहीं करेंगे अफगानिस्तान में, फिर से चढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ की अमेरिका की आवाम अफगानिस्तान का डंक झेल चुकी है, अफगानिस्तान का दर्द झेल चुकी है, लोग मारे गए हैं, और इतना पैसा पानी की तरह वहाँ पर अमेरिका ने लगाया है, उससे कोई फ़ायदा उसको नहीं मिला है। रही बात ईरान की, तो ईरान तो आज भी देखिए टीवी में था कि ईरान धमकी दे रहा है, उसने अभी एक्सरसाइज की है, और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ऐसे मान जाना चाहिए और नहीं मानेगा तो हम देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी सिर्फ ऑप्टिक्स है, पॉस्चरिंग है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर उसकी बात जब आप करते हैं तो ये तो देखिए IAEA ने भी कह दिया कि साहब ईरान के पास तो 12 न्यूक्लियर बम बनाने के लायक यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, तो वो तो बना सकता है। लेकिन अभी ना ईरान हमला करेगा, क्योंकि ईरान पॉलिटिकली अभी थोड़ा अनस्टेबल है। पेजेस्कियान जो हैं वो थोड़ा मॉडरेट हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर स्थिति हालात बड़े आम नहीं हैं, क्योंकि वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। और न इज़राइल हमला करेगा, क्योंकि इज़राइल में भी अभी इतनी कुव्वत नहीं बची है, और न इतनी पॉपुलैरिटी है कि नेतन्याहू फिर से ईरान जैसे देश पे, हमास पे हमला करके 1.5 साल लग गया, तो ईरान जैसे मुल्क पे हमला करके उनको काफ़ी टाइम लग सकता है और कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा। तो वो नहीं कर सकते। रही बात ये कि या ईरान अमेरिका पे हमला करे या अमेरिका ईरान पे हमला करे। अब हम ईरान अमेरिका पे हमला करने की ज़रूरत नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है ऐसी हालत में, देखिए ऐसे जो होता है बड़ा तनाव, ऐसे बड़ा नाजुक होता है मामला, कि क्या पता अमेरिका कल को एक हमला करके कह दे कि जी ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया था, हम तो रिटेलिएट कर रहे हैं। इजराइल कहता रहा है जैसे कि हम तो रिटेलिएट कर रहे हैं, तो एक बहाना तो बना ही सकता है। लेकिन फिर भी मुझे जाती तौर पे नहीं लगता कि अमेरिका इतनी जल्दी ईरान पे सीधे सीधे हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है वहाँ के, देखिए एक डोमेस्टिक पॉलिसी में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ की आवाम ये कहती है कि वी डोंट वांट आवर सोल्जर्स टू बी ब्रॉट इन बॉडी बैग्स, मरे हुए नहीं आने चाहिए। तो वो इसके खिलाफ है कि अमेरिकन सोल्जर कहीं वहाँ पे जा कर के उनकी ज़मीन पे लड़ाई लड़ें, और ये दूर की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है अब तो।
सर आपको याद होगा अमेरिका जब अफगानिस्तान में जंग लड़ा था तो कई लोगों ने अमेरिका से वो एक फोटो सी बनाई थी और उसमें उन सोल्जर्स की पिक्चर्स थी जिनकी जाने गई थी, ये जो अफगानिस्तान की वॉर थी उसके अंदर। और अमेरिकन जो है वो बहुत सख्त नाराज थे कि क्यों अमेरिका ने जो है यहाँ पे 20 साल जंग लड़ी जिसमें उनके अपने लोग जो थे वो भी मारे गए। और बात है कि वो कभी अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करता जंग के लिए, हमेशा किसी दूसरे देश को ही यूज करता है। तो लेकिन ये कि अभी भी मेरे ख्याल है लोगों की सोच वही होगी कि देखिए वही जंग। होगी, क्योंकि आयरनी ये है, आयरनी देखिए ये है कि अमेरिका ने जहां जहां अपना हाथ डाला है वहां वहां हाथ जलाया है। चाहे कोरिया हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जहां जहां अमेरिका ने दखलंदाजी की है वहां वहां से वापस लौटना पड़ा है। और हर बार अमेरिकी आवाम ये कहता रहा कि हम अमेरिकन सोल्जर्स को बॉडी बैग में नहीं आते देखना चाहते, फिर भी ये वहां ऐसा करते हैं। तो हो सकता है, मेरे ख्याल से तो अब आवाम थोड़ी और समझदार हुई। ये भी परेशानी ना अमेरिकन आवाम की, कि अमेरिकन आवाम का जोग्राफिया का नॉलेज बड़ा ख़राब होता है। इवन उनके प्रेसिडेंट नहीं पता, उनको नहीं पता होता कि साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है। सर वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, आपको याद होगा कि जर्मनी और जो बॉर्डर में ला दिए थे, तो वो तो सर चलता है, कोई बात नहीं। वो तो स्लिप ऑफ टंग उनका हो सकता है सर इट इमरान वाज नॉट स्लिप ऑफ टंग, ही वाज क्वाइट श्योर खान। इट वाज नॉट अ स्लिप ऑफ टंग बाय द वे। वो नहीं लेकिन बिल्कुल यकीन से बात कर रहे थे इमरान खान। हाँ, वो तो लेकिन ट्रम्प साहब कई बार ये दिखा चुके हैं कि वो ऐसा जानते हाँ हैं। उनकी हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो ट्रम्प साहब की, लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल इमरान खान, पूरे हाँ, मैं यकीन मानता से। हूँ कि इमरान खान तो नॉलेज की कमी थी, बिल्कुल। क्रिकेट के अलावा ज़्यादा जानते नहीं थे, क्या करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच अच्छा, एंड आई होप कि हम शुक्रिया। मिलते रहेंगे और बहुत जल्द आपसे फिर बिल्कुल, मुलाकात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, ठीक, थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू।